हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 67। इससे पहले इस कहानी के 66 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सब ने पढ़ा था। निहाल ने हल्का सा पीछे पलटकर नव्या की तरफ देखा तो नव्या ने भी अपनी हथेली को दिखाते हुए कहा कि ये लो, लिख दिया है तुम्हारा नाम। आप तो खुश हो गए हो ना। निहाल भी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो तुम मुझे एन लिखकर दिखा रही हो। एन से तो नव्या भी बनता है और एन से तो नील भी बनता है ना। तो फिर तुम ही बताओ, क्या मैं ये मान लूँ कि तुमने अपने हाथ पर मेरे भाई नील का नाम लिखा है? बताओ, क्या तुमने नील का नाम लिखा है अपने हाथ पर? तो नव्या तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसे घूर रही थी। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। नव्या धीरे से बोलती है कि ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ। निहाल ने भी अब दूसरा पत्ता फेंकते हुए स्टाइल से कहा कि हाँ हाँ तो जाओ ना, मैंने तो कहा था ना चली जाओ तुम। इतना कहकर वो फिर से पलटकर गुस्से से खड़ा हो गया और फिर नव्या को निहाल का ऐसा नाराज होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसने अब अपने पास में रखी हुई टेबल से एक कीप उठाई और फिर निहाल की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर निहाल का पूरा नाम अपने हाथ पर बहुत ही प्यार से लिखते हुए बोलती है कि ये लो, बस अब तो खुश हो ना तुम। अब निहाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलता है कि खुश नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी किट्टू को खाना खिला रहा था। किट्टू ने 2 ही बाइट खाना खाया था कि तभी वो धीरे से बोलती है कि सर, एक बात पूछूं आपसे, अगर आप गुस्सा ना करें तो। रुद्र ने भी उसकी तरफ देखकर प्यार से बोला कि बोलो। किट्टू ने भी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा कि आप माँ को तो कल लेकर आएंगे ना शादी में। रुद्र के हाथ एकदम से रुक गए थे और फिर वो कुछ सोचकर उसने कहा कि हाँ, लेकर आऊँगा शादी में तुम्हारी माँ को। किट्टू बोलती है कि तो क्या आपकी फैमिली को मेरी माँ के आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। रुद्र थोड़ा हैरानी से किट्टू की तरफ देख रहा था। किट्टू बहुत ही प्यार से बोलती है कि नहीं, वो आप ना, मेरी माँ को देखा है ना आपने, उनके दिमाग की हालत थोड़ी सी खराब है। मतलब आप समझ रहे हो ना सर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ये कहते हुए किट्टू की आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। रुद्र बोलता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट तुम्हें अपनी माँ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और दादी दोनों ही तुम्हारी माँ को अच्छे से संभाल लेंगी, फिक्र बिल्कुल भी मत करो तुम। इतना कहकर उसने फिर से अब किट्टू की तरफ एक बाइट आगे बढ़ाया तो किट्टू ने भी वो बाइट खा लिया। लेकिन फिर से वो एक नज़र रुद्र की तरफ देखती और फिर एक नज़र खाने की तरफ देखती। रुद्र बोलता है कि कुछ और पूछना है क्या तुमसे? तो किट्टू बोलती है कि नहीं, मुझे अब कुछ भी नहीं पूछना है आपसे, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। रुद्र ने कहा कि बोलो। किट्टू बोलती है कि एक बार पापा को मेल कीजिए ना दोबारा से। ये सुनकर तो अब रुद्र के हाथ एक बार फिर से रुक जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो किट्टू के सवालों को कैसे जवाब दे और क्या बोल दे। उसने भी किट्टू को ठीक से खाना खिलाया और फिर तभी संध्या भी उसके पास आकर बोलती है कि किट्टू, बहुत ज़्यादा रात हो गई है बेटा, जाओ अब जाकर सो जाओ, कल तुम्हारी शादी भी है ना, थकान वाला दिन होगा, बहुत ज़्यादा थक जाओगी तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किट्टू ने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संध्या किट्टू को लेकर वहाँ से जाने लगती है। किट्टू ने एक बार फिर से पलटकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र भी अभी किट्टू की तरफ ही देख रहा था। अब रुद्र से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी अब अपनी लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड था। किसी को ब्लैकमेल करना या फिर परेशान करना उसकी फितरत में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता था। हाँ, वो अलग बात थी कि दुश्मनों के लिए वो अपने रूल्स को अलग रखता था, लेकिन किट्टू तो उसकी अपनी थी। फिर भी वो किट्टू के साथ ऐसे छल कर रहा था, उसे झूठ बोल रहा था। तो वहीं संध्या अब किट्टू को लेकर उसके कमरे में आ गई थी। संध्या ने कहा कि किट्टू, मैं किसी मेड को भेजती हूँ तुम्हारे पास, वो तुम्हारे कपड़े चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर देगी। इतना कहकर संध्या वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसके हाथ में भी मेहंदी लगी हुई थी। संध्या ने अब एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि तभी किट्टू बहुत ही प्यार से बोलती है कि मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये सुनकर तो अब संध्या के कदम एकदम से रुक जाते हैं। उसने भी पलटकर किट्टू की तरफ देखा और फिर बोलती है कि एक तो मैम कहना बंद कर दो, मुझे माँ कह सकती हो अब तुम मुझे, या मम्मी कह सकती हो, लेकिन मैम बिल्कुल भी नहीं, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। किट्टू ने भी अब हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोली कि मम्मी जी, वो एक बात पूछनी थी आपसे। संध्या बोलती है कि हाँ पूछो, क्या बात पूछनी है तुम्हें? किट्टू ने भी अब लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा कि वो कल मेरी माँ भी
किट्टू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी संध्या ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसका जवाब दिया, हाँ तुम्हारी माँ भी आएंगी, भला तुम्हारी माँ के बिना तुम्हारी शादी कैसे होगी? हम पागल थोड़ी ना है जो तुम्हारी माँ के बिना तुम्हारी शादी कर देंगे। मुझे पता है तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखेंगी ना तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम अपनी माँ की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ को संभाल लेंगे। किट्टू की आंखों में भी हल्का हल्का सा पानी आ गया था और फिर उसने भी हल्की सी नम आंखों से कहा कि थैंक यू मम्मी जी। संध्या किट्टू के पास आती है और बहुत ही प्यार से बोलती है कि मेरे हाथों में मेहंदी है, वरना अभी तुम्हें कस के अपने गले लगा लेती मैं। तुम सच में बहुत ज़्यादा मासूम हो। इतना कहकर उसने किट्टू के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर प्यार से बोलती है कि अब जाकर आराम से सो जाओ। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संध्या वहाँ से चली गई और तभी एक मेड उस कमरे के अंदर आती है और बोलती है कि मैम आपकी हेल्प कर दूँ क्या? तो किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं तुम जाओ, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। मेड ने कहा कि मैम मैं कर दूंगी आपकी हेल्प, आप बताइए तो सही। तो किट्टू ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे नहीं मैं खुद ही कर लूंगी, तुम जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेड को अब थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली गई और फिर थोड़ी दूर चली और फिर एक दूसरी मेड ने कहा कि क्या हुआ है? वो मेड बोलती है कि पता नहीं, संध्या मैम ने कहा था कि किट्टू मैम के कमरे में जाकर उनके कपड़े चेंज करा दो और उनकी हेल्प कर दो, लेकिन शायद वो मेरे सामने कपड़े चेंज करने में कंफर्ट नहीं है और उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। ये बातें रुद्र भी सुन रहा था और फिर वो चुपचाप से वहाँ से चला गया। रुद्र भी सीधा स्टडी रूम में गया, उसने वहाँ पर एक अलमारी खोली और उसमें से एक बियर की बोतल निकाली और फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और बियर को पीने लगता है। उसकी आंखों के सामने उसका लैपटॉप खुला हुआ था और ये बात झूठ नहीं थी कि उसने नरेन को मेल भी किए थे और उसे अपॉइंटमेंट भी बहुत ही मुश्किल से मिला था। बहुत ज़्यादा मेल करने पर उसे एक अपॉइंटमेंट मिला था, क्योंकि नरेन सच में मुंबई का एक जाना माना बिजनेसमैन था जो शायद कभी किसी से ऐसे आसानी से नहीं मिलता था। तो वहीं रुद्र भी अब काफ़ी पैसे वाला हो चुका था, लेकिन शायद नरेन कहीं ना कहीं थोड़ा कम था नरेन से। तो रुद्र ने भी पूरी बोतल एक ही बार में ख़त्म की और फिर एक बार फिर से नरेन को मेल किया, इस उम्मीद में कि शायद नरेन मेल का रिप्लाई कर देगा और उसकी ज़िंदगी की कुछ स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन इस बार भी रिप्लाई नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि रुद्र नरेन को मेल नहीं कर रहा था, उसने अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ किट्टू के लिए नरेन को कई सारे मेल किए थे, नहीं तो वो कभी भी किसी के पीछे इतना नहीं भागता था। लेकिन नरेन ने एक भी मेल का उसके कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। रुद्र ने भी अपनी कमर चेयर पर लगा ली और फिर अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया कि तभी उसके कानों में एकदम से संजय की आवाज़ पड़ती है, रुद्र रुद्र। तो रुद्र ने भी अब अपनी आंखें खोली और फिर संजय की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी अपने दोनों ही हाथ संजय की कमर पर लपेट दिए। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो चुका था और जैसे ही रुद्र ने ये सब कुछ किया वैसे ही संजय के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। उसका रुद्र कभी भी इतना टूटा हुआ नहीं था, लेकिन आज तो उसे रुद्र पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था। रुद्र को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने किट्टू से शादी करने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला है, उसके साथ कितना बड़ा धोखा दिया है उसे, यहाँ तक कि सोनम को भी उसने किडनैप कर लिया था। तो संजय ने भी अब अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा सा कंट्रोल किया और फिर रुद्र के बालों में प्यार से हाथ फेरता हुआ बोलता है कि क्या हुआ है बच्चे, मुझे बताओ तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो रुद्र ने कुछ भी नहीं कहा। तो संजय ने एक बार फिर से पूछा कि अरे मुझे बताओ मेरे बेटे क्या हुआ है, तुम क्यों इतना परेशान हो? रुद्र भी संजय से थोड़ा सा दूर हुआ और बोला कि पता नहीं, लेकिन मैं किट्टू से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ पापा, बहुत ही ज़्यादा गलत, खासकर उसके मासूम से दिल से खेल रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या होगा जब उसे सच का पता लगेगा। संजय ने भी एक चेयर खींची और फिर रुद्र के सामने आकर बैठ गया और फिर उसकी आंखों में देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि मुझे बस एक सवाल का जवाब दोगे क्या तुम? रुद्र ने भी अब संजय की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। संजय ने कहा कि तुमने वादा किया था ना कि तुम्हें किट्टू से प्यार होगा, तो तुम सबसे पहले आकर मुझे बताओगे तो क्या तुम्हें किट्टू से प्यार हो गया है? क्या तुम सच में किट्टू को पसंद करने लगे हो? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। रुद्र अपने पापा की तरफ ही देख रहा था और ये बात तो रुद्र ने भी एक्सेप्ट कर ली थी कि वो सच में किट्टू से प्यार करता है और सच में उसे पसंद करने लगा है, लेकिन अपने पापा के सामने एक्सेप्ट करने में उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी और कहीं ना कहीं उसका ईगो आ रहा था। रुद्र ने भी अपनी नज़रें नीचे झुका ली तो फिर संजय ने भी उसके गाल पर अपना हाथ रखकर अपनी तरफ उसका चेहरा किया और फिर बोला कि झूठ नहीं रुद्र, मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। रुद्र ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हो गया है शायद, और ये सुनकर संजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती
जाती है। वो बोलता है कि शायद हुआ है ना, तो फिर जब पक्का हो जाएगा ना तो फिर आकर बताना अपने पापा को, अभी तो तुझे खुद भी कंफर्म नहीं है। रुद्र ने भी हल्की सी घाव में गर्दन हिला दी। संजय बोलता है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो ना तो फिर प्यार में सब कुछ जायज है, कोई भी गलत नहीं कर रहे हो तुम। ये सुनकर तो रुद्र ने भी संजय की तरफ देखा और फिर संजय के मुंह से ये बात सुनकर कि प्यार में सब कुछ जायज है, रुद्र हैरानी से अब अपने पापा की तरफ देखने लगता है। तो संजय बोलता है कि तुम्हें बहलाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ मैं। प्यार करते हो तो फिर सारी चीज़ें प्यार में जायज होती हैं। अगर प्यार सच्चा है और फिर तुम ईमानदार भी हो अपने प्यार के लिए तो फिर प्यार में सब कुछ जायज है। लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जरा सी भी लड़ाई हुई और फिर तुमने उसे बीच राह में ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि किसी ने आकर कुछ भी बोल दिया तुम्हारे सामने किट्टू के लिए और फिर तुम किट्टू से लड़ पड़े या उसे कुछ भी बोल दिया। ऐसा प्यार बिल्कुल भी नहीं है। वो प्यार जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो, वो प्यार जो शरीर को नहीं आत्मा को छुए, वो प्यार जो आंखें बंद करे तो बस किट्टू ही दिखाई दे और फिर आंखें खोलो तो बस किट्टू ही दिखाई दे तुम्हें। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारे और किट्टू के बीच में ऐसा प्यार तुम्हें महसूस होता है जिसमें इज्जत हो, जिसमें डेडिकेशन हो, जिसमें पार्टनर को समझने की ताकत हो, मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ। अगर तुम सच में उससे ऐसा प्यार करते हो तो सब कुछ जायज है। और अगर तुम किट्टू से इस हद तक प्यार कर चुके हो ना तो फिर तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो बेटा। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना वो सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अपने प्यार को पाने के लिए किसी से भी लड़ना पड़े ना तो फिर शौक से लड़ो, उसमें कोई भी गलत बात नहीं होती है। अपना प्यार पाने के लिए झूठ बोलना पड़े ना तो फिर आराम से झूठ बोलो, लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए, समझे तुम। अब कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं एक बात तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। अगर तुम सच में किट्टू से सच्चा प्यार करते हो ना, सच्चा प्यार करते हो तो फिर तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारे पापा तुमसे बोल रहे हैं। और रही बात नरेन पुरोहित की, तो शादी में आने की तो फिर आज नहीं तो कल तुम उससे मिलकर ही रहोगे। और हाँ, ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ बेटा, क्योंकि अगर तुमने कोई भी बात ठान लिया है ना कि तुम किट्टू को उसके पापा से मिलवा कर रहोगे तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें चाहे जहाँ पर चाहे जिस हद तक भी जाना पड़े, तुम उसके पापा से उसे मिलवा कर ही रहोगे। तो अब ज़्यादा बिल्कुल भी मत सोचो तुम। इतना कहकर संजय ने भी अब रुद्र के हाथ में पकड़ी हुई वो बियर की बोतल छीन ली और फिर उसे अपने होठों से लगाने ही वाला था कि तभी उसके हाथ से वो बोतल नील ने ही छीनते हुए कहा कि गलत बात है पापा, ठीक है मानता हूँ आपको अपने इस वाले बेटे पर ज़्यादा प्यार आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखोगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। जाइए जाइए, माँ ने देख लिया ना तो फिर आपके साथ साथ हमारी भी पिटाई हो जाएगी। चुपचाप से जाकर अब आराम से सो जाइए आप, मैं रुद्र को संभाल लूँगा। संजय ने भी छोटी आंखें करके नील की तरफ घूर कर देखा और फिर रुद्र की तरफ देखकर अपनी पलकें झपका दी और फिर चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाते ही नील भी रुद्र के सामने आकर बैठ गया और फिर उसने भी बियर की एक सिप लेते हुए कहा कि क्या पट्टी पढ़ा कर गए हैं पापा तुझे, यही कि प्यार में सब कुछ जायज है। रुद्र ने हैरानी से नील की तरफ देख रहा था तो नील बोलता है कि यही कमरे के बाहर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था मैं, समझा तू। बस पापा सच कह रहे हैं, लेकिन क्या तुझे सच में किट्टू से प्यार हो गया है? अगर तुझे किट्टू से प्यार हुआ होगा तभी ये बात तुझ पर लागू है। रुद्र ने भी अपनी आंखें इधर उधर की ताकि नील उसकी आंखों में ना देख ले, लेकिन नील ने भी अब बियर की एक सिप ली और फिर रुद्र के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर बोला कि सच कह रहे हैं पापा, प्यार सच्चा हो तो फिर सब कुछ जायज होता है प्यार में। अब मुझे ही देख ले तू, प्यार सच्चा है तभी तो अवनी की हर गलती माफ करूंगा मैं। इतना कहकर नील भी बियर की बोतल लेकर वहां से बाहर की तरफ चला गया और उसके जाते ही रुद्र ने भी अब एक गहरी सांस ली। और फिर देखते हैं फ्लैशबैक में इस तरफ सौम्या जो अपने दोस्त के साथ क्लास में बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसकी दोस्त उठकर बोलती है कि सौम्या चल चलते हैं यार, शाम हो गई है। तो सौम्या ने भी अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि यार तुझे मेरे घर के हालात तो बहुत अच्छे से पता है ना, तो फिर मैं ना ऐसे असाइनमेंट पूरा कर दूंगी, उसके बाद ही घर चली जाऊंगी। वैसे भी भाई मुझे देखकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, इस वक्त तो घर पर ही होंगे वो, शाम को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चले जाएंगे तब चली जाऊंगी, नहीं तो फिर मुझे सामने देखेंगे तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तुम जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी तुम्हारे साथ। सौम्या की दोस्त ने कहा कि यार अभी तो लगभग सारा कॉलेज खाली हो गया है ना, तो फिर तू यहाँ पर अकेले बैठकर क्या ही करेगी। सौम्या बोलती है कि असाइनमेंट पूरा करूँगी और वैसे भी कॉलेज में ही तो हूँ मैं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, तुम लोग जाओ, मुझे ना नहीं जाना है तुम लोगों के साथ। सौम्या
सौम्या की दोस्त भी बहुत ही प्यार से बोलती है कि यार मुझे अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं है तेरा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी ना जाना पड़ेगा यार, नहीं तो लेट हो जाएगी, माँ खामखा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। इतना कहकर उस लड़की ने भी अपना बैग उठाया और फिर वहाँ से चली गई। तो वहीं सौम्या ने भी गहरी सांस ली और फिर खुद में ही मुस्कुरा कर बोलती है कि चलो अच्छा है, कोई तो है जो इंतजार कर रहा है मेरा, ले दे कर तो बस एक सौतेला ही भाई है मेरा, वो भी मुझे देखते ही खाने को दौड़ता है, हमेशा बस गुस्सा करता रहता है जैसे मैं उसकी बहन ही नहीं हूँ। इतना कहकर सौम्या ने भी अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया और वो अपने काम में बिजी हो गई। धीरे धीरे ऐसे ही रात हो गई थी, लेकिन सौम्या को एकदम से खबर ही नहीं हुई, क्योंकि वो अपना असाइनमेंट बनाने में पूरी तरह से डूब चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी और तभी सौम्या का पेन उसके हाथ से छूटकर उसकी पर्स पर गिर पड़ता है। तो सौम्या भी अब अपना पेन उठाने को हल्का सा नीचे को हुई और इतने में ही उस कमरे में एक वॉचमैन आ जाता है। उसने भी अब कमरे की तरफ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वैसे भी सौम्या क्लास के बिल्कुल पीछे हुई बैठी हुई थी। तो वॉचमैन ने भी जब देखा कि कोई भी यहाँ पर नहीं है तो उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ वैसे ही सौम्या एकदम से उठती है और जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागती है और फिर दरवाज़ा तेज तेज से बजाने लगती है। लेकिन तब तक वॉचमैन वहाँ से जा चुका था और सौम्या उस कमरे में बंद हो चुकी थी। सौम्या भी दरवाज़ा बचाते हुए ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि वॉचमैन भैया मैं अंदर हूँ, खोलिए दरवाज़ा, मैं अंदर हूँ। लेकिन वॉचमैन ने ईयरफोन लगा रखा था, जिस वजह से उसे सौम्या की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और फिर वो ऐसे ही एक एक करके सारे क्लास का दरवाज़ा बंद करके अपने चैम्बर में आकर आराम से बैठकर गाना सुनने लगता है। तो वहीं सौम्या का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और अभी तो क्लास में लाइट और पंखे दोनों ही ऑन थे, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि थोड़ी देर के बाद सारी चीज़ें कट हो जाएगा। और सौम्या जो विंडो की तरफ ही भागी एकदम से, और वहाँ से क्लास में 2-3 बड़ी बड़ी विंडो थी, जिसमें से 2 खुली नहीं थी और एक विंडो आधी सी खुली हुई थी। सौम्या ने भी अब जल्दी से उस विंडो के बाहर झांकते हुए कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, कोई मुझे बचा लो, प्लीज़ हेल्प। लेकिन सौम्या को सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। सौम्या की आंखों में अब हल्का हल्का सा पानी आ गया था और इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने एक बार फिर से आवाज़ लगाई, प्लीज़ हेल्प मी, कोई तो मेरी हेल्प कर दो। लेकिन कहीं से भी उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और अब तो सौम्या भी दरवाजे से सटकर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। आज फ्राइडे था और कल सैटरडे था और परसों संडे, 2-3 दिन कॉलेज बंद ही रहता और फिर यही सब कुछ सोच कर सौम्या को बस रोना आ रहा था। इस वक्त उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। कुछ देर तक तो सौम्या ऐसे ही रोती रहती है और फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी अचानक से लाइट भी बंद हो गई थी और अब तो सौम्या का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो एक बार फिर से खिड़की के पास गई और फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि प्लीज़ हेल्प मी, मैं यहाँ पर बंद हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, कोई है क्या यहाँ पर। लेकिन कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो सौम्या एक बार फिर से दीवार से लगकर रोने लगती है। वो खुद से ही धीरे धीरे बोलती है कि मैं तो मर भी जाऊँगी तो फिर मेरा भाई मुझे देखने के लिए नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी और फिर उसे शायद इस बात का ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे ढूंढने के लिए आए, जो उसका इंतज़ार करे या फिर जो उसके लिए बेचैन हो, परेशान हो। सौम्या भी घुटने मोड़कर अपना सिर घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। अंधेरे की वजह से उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। एक विंडो खोली हुई थी, जिस वजह से कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, मगर फिर भी सौम्या को इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। सौम्या को हल्का सा महसूस हुआ जैसे बाहर से अभी कोई गुजर रहा है। वो भी अब एकदम से जल्दी से भागते हुए दरवाजे के पास गई और फिर से दरवाजे को बजाते हुए बोलती है कि प्लीज़ हेल्प मी, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर बंद हूँ, प्लीज़ कोई है क्या, तो कोई मेरी बात सुन ले, प्लीज़ कोई हेल्प मी, मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। बाहर जो कोई भी था उसके कदम अब एकदम से रुक गए थे। उसने भी हल्का सा पलट कर देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई दरवाज़ा बार बार बजा रहा है और कोई लड़की है जो रो रही है। वो कोई और नहीं, नरेन था। नरेन ने भी अपने कान से एयरफोन हटाया और फिर दरवाजे के पास आ गया। इतने में ही सौम्या ने फिर से दरवाजे को बजाते हुए कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर बंद हो गई हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। और तभी नरेन बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर बोलता है कि सौम्या तुम अंदर हो। नरेन की आवाज़ सुनकर तो अब सौम्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो बोलती है कि प्लीज़ नरेन, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, प्लीज़
कोई दरवाज़ा खोल दो। नरेन मैं यहाँ पर हूँ, गलती से बंद हो गई हूँ। नरेन प्लीज़ मेरी हेल्प करो, किसी को बुला दो। नरेन के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बहुत ही प्यार से बोलता है कि क्यों, तुम जैसी लड़की को तो इस कमरे में बंद ही रहना चाहिए। बाहर निकल कर तो तुम खामखा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती हो ना। ये सुनते ही अब सौम्या का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो फिर से रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि नरेन प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में भी मजाक कर रहे हो तुम, प्लीज़ मजाक मत करो, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़। नरेन बोलता है कि क्यों निकालो, बाहर आकर तुम मुझ पर ही ऐसे भड़क पड़ोगी, मुझसे ही लड़ने लगोगी तो मैं नहीं निकालने वाला तुम्हें। इतना कहकर नरेन वहीं पर खड़ा रहता है और फिर अपने कदम उठाकर ज़मीन पर रखने लगता है ताकि सौम्या को ऐसा लगे कि नरेन वहाँ से चला गया है। तो वहीं सौम्या ने भी अब जब ये महसूस किया कि नरेन वहाँ से जा रहा है तो वो फिर से दरवाजे को बजाते हुए बोलती है कि नरेन प्लीज़ मेरी बात सुनो, नरेन प्लीज़, नरेन मत जाओ ना, मैं डर के मारे मर जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। नरेन प्लीज़ 2-3 दिन की छुट्टी भी है, नरेन प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। अच्छा नरेन तुम जो भी कहोगे ना मैं वो सब कुछ करूँगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, कभी भी तुमसे नहीं लड़ूंगी, ज़िंदगी भर तुम्हारे एहसान को मानूंगी। प्लीज़ प्लीज़ नरेन यहाँ से मुझे निकाल दो। नरेन ने भी अब अपने कदम एकदम से रोक लिया और फिर बोलता है कि पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हें निकालूंगा तो फिर तुम मेरी सारी बातों को मानोगी, जो मैं बोलूँगा वो तुम करोगी। सौम्या सुबकती हुई बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी सारी बात को मानूंगी, लेकिन प्लीज़ पहले मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज़ निकालो मुझे। नरेन बोलता है कि अच्छा ठीक है रुको, मैं वॉचमैन को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर नरेन भी वहाँ से जाने लगा तो सौम्या जोर से चिल्लाई कि प्लीज़ नरेन मुझे छोड़कर मत जाओ तुम, प्लीज़ नरेन प्लीज़ 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 मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। नरेन प्लीज़ सच में डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब नरेन भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था और फिर वो वापस से दरवाजे के पास में आ गया था और बोलता है कि सौम्या मैं जाऊंगा नहीं तो फिर वॉचमैन कैसे आएगा और तुम कैसे निकलोगी इस कमरे से, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। मेरे अंदर इतनी ताकत थोड़ी ना है कि मैं दरवाजे को तोड़कर तुम्हें बचा लूँगा, किसी बॉलीवुड फिल्म का हीरो थोड़ी ना हूँ मैं, तुम्हारे जैसा हार्ड मास का बना भी नहीं हूँ मैं। इतनी देर से तो तुम खुद को संभाल कर रखा है ना तुमने, तो फिर 5 मिनट और संभाल लो, अभी जाता हूँ और तुरंत ही वॉचमैन को लेके आता हूँ, मैं सच कहता हूँ जल्द ही आ जाऊँगा। सौम्या रोते रोते बोलती है कि तुम नहीं आओगे, मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ ना इसीलिए तुम चले जाओगे और नहीं आओगे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे पता है अब तुम बिल्कुल भी नहीं आओगे इसीलिए तुम जा रहे हो। नरेन भी समझ रहा था कि सौम्या इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। नरेन बोलता है कि सच कहता हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा, सिर्फ 5 मिनट ही लगेगा। अच्छा तुम ना 200 तक गिनती काउंट करो और देखना मैं कैसे 200 तक काउंट होने से पहले ही आ जाऊंगा। सौम्या बोलती है कि पक्का प्रॉमिस, तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, तुम आओगे ना। नरेन बोलता है कि हाँ बाबा नहीं जाऊंगा, जरूर आऊंगा। सौम्या अब इस सिचुएशन में भी तुम्हारे साथ मजाक थोड़ी ना करूंगा मैं, मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है मान लेता हूँ कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा लड़ती हो ना, मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हें ऐसी सिचुएशन में छोड़कर चला जाऊंगा मैं, तुम बस ऐसे ही काउंटिंग स्टार्ट करो, मैं अभी आया। तो सौम्या ने भी धीरे से कहा कि ठीक है लेकिन प्लीज़ 200 होने से पहले ही आ जाना, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नरेन बोलता है कि हाँ 200 होने से पहले ही आ जाऊँगा, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर नरेन भी तेज कदमों के साथ वहाँ से भागता हुआ चला गया और फिर वो 200 ही कदम चला था कि उसने भागना शुरू कर दिया और फिर भागते भागते सीधा वॉचमैन के चैम्बर के पास आया। तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या जो काउंटिंग कर रही थी उसकी काउंटिंग अब 78 तक पहुंच गई थी और डरते डरते वो जैसे तैसे काउंटिंग फिर से कर रही थी और धीरे धीरे उसकी काउंटिंग 192 पर पहुंच गई थी और अब तो उसके दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी और जैसे जैसे उसकी काउंटिंग 192 पर पहुंचती है उसका रोना भी अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था और फिर आखिर में उसके मुंह से एकदम से निकलता है 200 और जैसे ही उसके मुंह से 200 निकला वैसे ही कमरे का दरवाज़ा एक ही झटके में खुल गया। सामने वॉचमैन और नरेन दोनों ही खड़े हुए थे। सौम्या जो नरेन की तरफ ही देख रही थी वो खुद को संभाल नहीं पाई और वो सीधा भागते हुए जाकर नरेन के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इस वक्त उसका दिल बहुत ही ज़्यादा भर गया था। नरेन को तो जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये अचानक से क्या हुआ है। सौम्या जैसी लड़की जो हमेशा बस उसे खा जाने को दौड़ती थी, उससे लड़ाई करती थी, आज उसके गले लग गई है। वॉचमैन ने भी एक नज़र सौम्या को देखा और फिर एक नज़र नरेन की तरफ देखा और फिर नरेन के हाथ में चाबी पकड़ाकर बोलता है कि जब मैडम संभल जाए ना तब ताला लगाकर चाबी दे देना मुझे। नरेन ने भी बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी क्योंकि अब वो भी आंखें फाड़े सौम्या की तरफ ही हैरानी से देखे जा रहा था। कुछ देर तक तो अब सौम्या
सौम्या ऐसे ही उसके गले लगकर रोती रहती है। और फिर अगले ही पल सौम्या नरेन से थोड़ा सा दूर हुई और फिर उसके सीने पर दोनों ही हाथ रखकर उसे धक्का देकर बोलती है कि देर से क्यों आए तुम। तो नरेन बोलता है कि देर से कहाँ आया हूँ मैं। सौम्या बोलती है कि देर से ही आए हो तुम, मैंने अभी अभी 200 बोला था। तो नरेन बोलता है कि हाँ, तो मैंने कहा था ना कि 200 होने से पहले ही आ जाऊंगा। सौम्या सुबकती हुई आवाज़ में बोलती है कि लेकिन लेकिन पूरे 200 पर आए हो तुम, 198 पे भी तो आ सकते थे ना। तो फिर नरेन हैरानी से सौम्या की तरफ ही शॉक्ड होकर देखे जा रहा था और कुछ देर तक तो वो सौम्या को ऐसे ही देखता रहता है कि इस सिचुएशन में भी उसे उससे लड़ना ही था। तो नरेन बोलता है कि अच्छा, अब तुम चुप हो जाओ ना, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अब तो डर नहीं लग रहा है ना तुम्हें। सौम्या बोलती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। इतना कहकर उसने भी जल्दी से अपना बैग उठाया और फिर वहाँ से जाने लगी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सुबक रही थी, उसे अभी भी डर लग रहा था। तो वहीं नरेन को आज पहली बार सौम्या की हालत पर तरस भी आ रहा था। फिर उसने भी गेट बंद किया और उसे लॉक किया और फिर सौम्या के पीछे पीछे चलता हुआ बोलता है कि अरे छोड़ देता हूँ ना तुम्हें घर, अकेले कहाँ जाओगी इतनी रात को। सौम्या ने पलटकर नरेन की तरफ देखा और फिर बोलती है कि आज तुम छोड़ दोगे, कल तो अकेले ही जाना है ना मुझे। इतना कहकर फिर से वो पलटकर वहाँ से जाने लगी और फिर बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। कहीं ना कहीं डर तो उसके दिल में अभी भी था। नरेन भी चुपचाप से इसके पीछे पीछे चल रहा था। सौम्या ने एक बार फिर से पलटकर नरेन की तरफ देखा और फिर बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ किसी को भी बताना मत कि मैं यहाँ पर बंद हो गई थी और इतना ज़्यादा रोई थी। तो नरेन ने भी बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो सौम्या भी अब थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि ये मेढक की तरह अपनी गर्दन क्या हिला रहे हो तुम, बोलो कि किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं किसी को भी नहीं, समझे तुम। अपने दोस्तों में मेरा मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाओगे और किसी को भी मेरी ऐसी हालत के बारे में नहीं बताओगे। नरेन बोलता है कि पक्का किसी को भी नहीं बताऊंगा और ना ही अपने दोस्तों में तुम्हारा मजाक बनाऊंगा मैं। सौम्या ने भी अब हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपना एक हाथ नरेन की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है कि करो करो वादा मुझसे कि दोस्तों में मेरा मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाओगे और किसी को भी ये बात नहीं बताओगे। नरेन एक सेकंड तक तो अब सौम्या के हाथ को ही देखता रहता है और फिर उसने भी अपना हाथ सौम्या के हाथ पर रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा अपने दोस्तों में और ना ही किसी को ये बात बताऊंगा कि तुम इतना ज़्यादा रोती भी हो और इतना ज़्यादा डरती भी हो, एक नंबर की डरपोक हो तुम, नहीं बताऊंगा किसी को भी। आप तो खुश हो ना। तो सौम्या ने भी गुस्से से दूसरे हाथ से नरेन की बाजू पर हल्का सा मारा और बोलती है कि बकवास कम करो तुम, समझे, तुम पहले वादा करो मुझसे। तो नरेन बोलता है कि अरे कर तो दिया है वादा, अब क्या जान ही लोगी क्या, कैसे करूं वादा। सौम्या ने भी अपने आंसू पोंछे और बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी जान लेकर क्या ही करूंगी। इतना कहकर वो भी अब एटीट्यूड के साथ पलट कर वहां से जाने लगी। तो नरेन भी अब पीछे पीछे चल रहा था सौम्या के। नरेन को सौम्या के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। वो नहीं जानता था कि उसके माँ बाप नहीं है और उसका एक सौतेला भाई है जो उसकी जान खाता रहता है, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और बहुत ज़्यादा उससे लड़ाई करता है। और रही कहीं कसर तो उसकी सौतेली भाभी भी पूरा कर देती है। थोड़ी देर के बाद नरेन और सौम्या दोनों ही कॉलेज के बाहर आ गए थे। नरेन ने भी चाबी अब वॉचमैन के हाथ में रखते हुए कहा कि थोड़ा ध्यान से देख लिया करो आप तो किसी को भी ऐसे ही बंद कर देते हो क्लासरूम में। वॉचमैन बोलता है कि मैंने तो ध्यान से ही देखा था, मुझे तो उस कमरे में कोई भी नजर नहीं आया था। सौम्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलती है कि अच्छा, वही तो बैठी थी मैं, कितनी बार बोला था मैंने आपको। वॉचमैन बोलता है कि ठीक है मैम, गलती हो गई है मुझसे, आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी शिकायत मत करना किसी से, प्लीज़ मैडम। सौम्या बोलती है कि ठीक है नहीं करूँगी, लेकिन तुम भी ना किसी को मत बताना कि मैं बंद हो गई थी इस कमरे में और फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। वॉचमैन ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सौम्या और नरेन दोनों ही कॉलेज से बाहर आ गए थे। नरेन के पास अब अपनी बंदूक थी, वो बाइक पर आराम से बैठा और उसने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर सौम्या को देखकर बोलता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सौम्या ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर से बोलती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी, तुम्हें मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नरेन बोलता है कि अरे 9:30 बज गए हैं, तुम्हें घर तक जाते जाते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, चलो चलो मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। सौम्या ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो अपने रास्ते फिर से चलने लगती है, लेकिन तभी वो एकदम से रुकती है और उसने पलट कर नरेन की तरफ देखा और फिर बोलती है कि तुम इतनी रात को कॉलेज में क्या कर रहे थे। नरेन ने थोड़ा सा हंसकर कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अगर वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया ना तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसीलिए ही कॉलेज में था मैं, लेट नाइट कॉलेज में
में शांति होती है और फिर जब शांति होती है तो फिर काम करने में मज़ा भी कुछ और ही होता है। बहुत ही अच्छे से माइंड से काम भी हो जाता है मेरा। वो बोलता है कि वो सब कुछ छोड़ो, बैठो मेरे पीछे, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सौम्या ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बोलती है कि तुमने मुझे बचाया है उसके लिए थैंक यू। तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे और उसके लिए भी थैंक यू। बाकी मैं खुद ही घर चली जाऊंगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर सौम्या भी अब वहाँ से फिर से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो नरेन ने भी अब अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर धीरे धीरे से बाइक चलाकर उसके पास आ गया और बोला, अरे यार बैठ जाओ ना, तुम्हें मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। छोड़ दूंगा ना तुम्हारे घर पर, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे ऐसे जाने नहीं देगा कि मैं एक लड़की को बीच राह में छोड़कर अपने घर आराम से आकर खाना खा के सो रहा हूँ। बैठो जल्दी से। अब सौम्या बोलती है कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा भाई मुझे तुम्हारे साथ देखेगा ना तो फिर कुछ उल्टा ही सीधा समझ लेगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। तुम समझ रहे हो ना, अकेली ही जाती हो ना तो फिर ठीक है। नरेन बोलता है कि अरे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं समझेगा, तुम आओ आराम से बैठ जाओ। बल्कि उसे तो जब पता चलेगा ना कि उसकी बहन मुसीबत में थी और मैंने उसे बचाया है तो फिर तो वो मेरे चरण धोकर पिएगा, उसे बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, समझी तुम। सौम्या बोलती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तुम नहीं जानते हो मेरा भाई कैसा है, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। तुम जाओ, मैं सच में चली जाऊंगी। इतना कहकर सौम्या भी अब तेज कदमों के साथ वहाँ से चलने लगती है। नरेन भी अब ज़्यादा फोर्स करना ठीक नहीं समझ रहा था सौम्या को, लेकिन वो अब अपनी बाइक लेकर वहीं पर खड़ा रहता है। फिर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर सौम्या के पास आ गया। सौम्या भी अब तक बस स्टैंड पर आ चुकी थी। नरेन भी बाइक लेकर वहीं पर खड़ा रहता है। सौम्या बोलती है कि अरे तुम जाते क्यों नहीं हो, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम जाओ ना अपने घर। तो नरेन बोलता है कि तुम्हारी बस आ जाएगी ना, तुम बस में आराम से बैठ जाओगी, तब चला जाऊंगा मैं, तब तक मैं यहाँ पर ही रहूँगा तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ। सौम्या ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नरेन बोलता है कि तुम्हारे भाई को तो टेंशन भी हो गई होगी ना तुम्हारी, अब तक तो तुम घर पर नहीं गई हो, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होगा। सौम्या ने एक नज़र नरेन की तरफ देखा और फिर बोली कि नहीं, वो घर पर नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सौम्या की बातों से नरेन को इतना तो पता चल गया था कि सौम्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं है, बस बताती नहीं है किसी को और फिर शायद इसीलिए वो अंदर से बहुत ज़्यादा अकेली है और फिर किसी को भी उल्टा सीधा जवाब दे देती है, किसी के साथ भी लड़ाई कर जाती है। कुछ देर तक तो नरेन ऐसे ही बाइक के पास खड़ा रहता है और फिर उसने भी अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और सौम्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि खाओगी। सौम्या ने ना में अपनी गर्दन हिला दी तो नरेन ने भी चॉकलेट का रैपर खोला और फिर खुद ही खाने लगता है। देखते ही देखते उसने सौम्या के सामने चॉकलेट खा ली थी और तभी एक बस वहां पर आ जाती है। नरेन ने बस में देखा तो सिर्फ लड़के ही लड़के बैठे हुए थे और कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। सौम्या उस बस में चढ़ने को ही तभी नरेन ने उसकी कलाई पकड़ ली और वो बस कुछ देर तक रुकी और फिर वहां पर से चली जाती है। नरेन की इस हरकत पर सौम्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि उसकी बस उसकी आंखों के सामने जा चुकी थी। वो थोड़ा सा गुस्से में नरेन की तरफ देखकर बोलती है कि तुमने मेरी बस निकलवा दी, क्यों पकड़ा तुमने मुझे, अभी देखो मैं किससे जाऊंगी अब। नरेन बोलता है कि उस बस में सिर्फ आदमी ही आदमी थे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अब एक और सवाल नहीं। पागल हो गई हो क्या तुम, रात के 10 बज गए हैं और बस में जाओगी तुम, वो भी इतने सारे लड़के और आदमी बैठे थे वहाँ, चुपचाप से बैठो। इतना कहकर उसने भी सौम्या को अपनी बाइक के पीछे बैठने का इशारा किया और अब सौम्या को भी नरेन की बात बिल्कुल सही लग रही थी, वो भी चुपचाप से नरेन की बाइक के पीछे आकर बैठ गई थी। नरेन ने भी अब अपनी बाइक को स्टार्ट कर दिया और फिर सौम्या को आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज स्पीड के साथ भाग रही थी, वरना वैसे तो हमेशा वो एकदम से चपड़ चपड़ करती रहती थी और सौम्या को ऐसे शांत देखकर तो नरेन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। नरेन बोलता है कि आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो, इतना ज़्यादा शांति से क्यों बैठी हो तुम। सौम्या बोलती है कि तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मैं बोलूँगी तो तुमसे झगड़ा करने लगूंगी ना। तो नरेन बोलता है कि तो कर लो ना झगड़ा मुझसे, लेकिन ऐसे शांत मत रहो तुम प्लीज़, तुम्हारे ऊपर शांति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सौम्या को थोड़ी सी हंसी भी आ गई थी लेकिन वो बिल्कुल भी हंसती नहीं है और तभी नरेन ने भी झटके से बाइक रोकी और फिर सौम्या जो लगभग नरेन के ऊपर आ जाती है तो नरेन बोलता है कि पकड़ कर बैठो ना वरना गिर जाओगी तुम। सौम्या ने भी एक हाथ से नरेन की कमर पे लपेट लिया और फिर नरेन ने भी बाइक रेड लाइट पर आकर रोक दी थी। थोड़ी देर के बाद रेड लाइट ग्रीन में बदल गई और फिर नरेन वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद नरेन ने भी बाइक एक बड़े से आलीशान घर के गार्डन में आकर रोकी। नरेन उस घर को ही देखता रहता है, इसमें दौर आई नहीं थी कि सौम्या का घर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। कुछ देर तक तो नरेन को विश्वास भी नहीं हुआ कि वो सौम्या ही का घर है। सौम्या बाइक से उतर गई और नरेन भी हैरानी से घर की तरफ देखता हुआ बाइक से उतर गया। फिर सौम्या की तरफ देखकर बोलता है कि यार तुम्हें
देखकर लगता तो नहीं है कि तुम इतनी अमीर हो, तो तुम इतने सिंपल से कपड़े क्यों पहनती हो? मैंने तो ये भी सुना है कि तुम 10-10 रुपए के लिए अपनी फ्रेंड से झगड़ा भी कर लेती हो। इतनी अमीर होने के बाद भी इतनी ज़्यादा कंजूस हो तुम। सौम्या कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप से खड़ी रहती है। तो नरेन बोलता है कि तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे ही घर है ना, या फिर तुम यहाँ पर नौकरी करती हो? कहीं तुम यहाँ पर एकदम से सिंड्रेला तो नहीं हो यहाँ पर? तो अब सौम्या ने एक नज़र नरेन की तरफ घूर कर देखा और फिर उसे कैसे वो कहती कि सिंड्रेला ही है वो इस घर की। बस उसे थोड़ी सी फ्रीडम मिली हुई है पढ़ाई के लिए, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई कर रही, बाकी उसे इस घर में कोई भी फ्रीडम नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना घूमने की, ना कुछ और करने की। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल के एपिसोड में आपको नरेन और सौम्या की लव स्टोरी के बारे में फिर से बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।